नमस्ते, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। अच्छा एक बात बताइए, क्या इंग्लिश बोलते या लिखते वक्त कभी ऐसा लगा है कि दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया हो? मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि इज़ लगाएं, वॉज़ लगाएं या हैड ठोक दें। बचपन से स्कूल कॉलेजों में हमने ग्रामर के इतने रूल रटे हैं, टेंसेस के इतने पन्ने पलटे हैं, पर जब असल में वाक्य बनाने की बारी आती है, तो कन्फ्यूजन वहीं का वहीं रहता है ना? और ये सिर्फ किसी एक की बात नहीं है। सालों तक ग्रामर पढ़ने के बाद भी बोलते वक्त झिझक होना बहुत नॉर्मल सी बात है। सच में ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन अब टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे सिस्टम को इतना सिंपल और लॉजिकल बनाने वाले हैं कि सब कुछ बिल्कुल नेचुरल लगने लगेगा। कोई किताबी रट्टा नहीं, कोई भारी भरकम डेफिनेशंस नहीं, बस पक्के लॉजिक्स। तो आज के इस सेशन का एजेंडा बहुत ही साफ और सीधा है। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस का फैमिली ट्री। फिर बात करेंगे टेंस के 4 प्रकार के बारे में। उसके बाद आएगा इस पूरे सेशन का सबसे अहम हिस्सा, मास्टर टेबल्स। और आखिर में जो कुछ भी सीखा उसे परखने के लिए एक क्विक टेस्ट और प्रैक्टिस। बस ये 4 कदम और ग्रामर का डर खत्म। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, टेंस का फैमिली ट्री। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर ये टेंस भला क्या है? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो टेंस का मतलब है समय यानी टाइम और काम यानी वर्क। इन दोनों का आपस में जुड़ना, बस। कौन सा काम किस फिक्स्ड टाइम पर हुआ है, यही हमें टेंस बताता है। सिंपल, राइट? अब इस कॉन्सेप्ट को ना एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए टेंस एक फैमिली के दादाजी हैं और उनके 3 बेटे हैं जिन्हें हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पहला बेटा है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो उस काम की बात करता है जो अभी इस वक्त चल रहा है। दूसरा बेटा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत चुका है। और तीसरा बेटा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, जो आने वाला कल है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, टेंस के 4 प्रकार यानी इन तीनों भाइयों के आगे के बच्चे। अब इस फैमिली ट्री में ना एक बहुत दिलचस्प ट्विस्ट है। इन तीनों बेटों में से हर एक के आगे 4-4 बच्चे हैं। और मजे की बात पता है क्या है? इन सबके बच्चों के नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, लिटरली सेम। अगर इन 4 बच्चों का नेचर समझ लिया ना, तो समझ लीजिए पूरा ग्रामर गेम मुट्ठी में है। ये 4 प्रकार हैं। पहला, इनडेफिनिट, जहां काम तो होता है पर टाइम फिक्स नहीं होता, जैसे मैं पढ़ता हूं। दूसरा, कंटिन्यूअस, जहां काम आंखों के सामने एकदम लाइव लगातार चल रहा होता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं। तीसरा, परफेक्ट, मतलब काम 100% पूरा हो चुका है। और चौथा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां काम किसी पुराने टाइम से शुरू होकर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। और अब सेशन का तीसरा और सबसे गेम चेंजिंग हिस्सा, मास्टर टेबल्स। यहीं पर असली मैजिक होता है। लेकिन टेबल्स के अंदर डाइव करने से पहले 2 प्रो टिप्स बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। पहला, जब भी कंटिन्यूअस टेंस दिखे तो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी चिपका देना है। और दूसरा, अगर परफेक्ट टेंस हो तो बस आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 लगा देनी है। ये रूल पत्थर की लकीर है, ये कभी नहीं बदलता। चलिए अब प्रेजेंट टेंस की टेबल को डिकोड करते हैं। इसका काम करने का तरीका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए, इनडेफिनेट में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है आता है और हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डज, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। कॉन्टिन्यूअस में रहा है आता है और यहाँ इज, एम या आर के साथ V1 प्लस आईएनजी जुड़ता है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। परफेक्ट में काम खत्म तो चुका है के लिए हैज या हैव के साथ V3 लगाएंगे, ही हैज प्लेड क्रिकेट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा है और टाइम दिया होता है तो हैज या हैव बीन लगता है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। एक बार ये पैटर्न क्लिक कर गया ना, तो सब कुछ हलवा लगने लगेगा। अब अगर प्रेजेंट टेंस का ये ढांचा समझ आ गया है तो पास्ट टेंस में जाना तो बस चुटकियों का खेल है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जब हम भूतकाल में जाते हैं ना, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया बदलती है। बाकी सारे मेन रूल्स और वाक्यों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिट्टो एकदम सेम रहता है। तो पास्ट टेंस में क्या होगा? जहां प्रेजेंट में डू या डज था, वहां पास्ट इंडेफिनिट में आया गया आता है और हेल्पिंग वर्ब डिड या V2 लगती है, ही प्लेड क्रिकेट। कंटिन्यूअस में रहा था के लिए वॉज या वर के साथ V1 प्लस आईएनजी आ जाएगा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। परफेक्ट में चुका था के लिए हैज और हैव रिप्लेस हो जाएंगे हैड से, ही हैड प्लेड क्रिकेट।
और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा था के लिए हैड बीन आ गया। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। देखा, रूल वही है, बस टाइम के हिसाब से वर्ब ने अपना गियर शिफ्ट कर लिया है। और अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। आने वाले कल के एक्शंस को बताने के लिए ना हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल जादुई चाबी है, और वो शब्द है विल। सीरियसली, पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर भी बाकियों की तरह ही है। इंडेफिनिट में गा, गी, गे के लिए विल के साथ V1 लगती है। ही विल प्ले क्रिकेट। कंटिन्यूअस में रहा होगा दिखाने के लिए विल बी लग जाता है। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। परफेक्ट में काम खत्म हो चुका होगा तो विल हैव के साथ V3 आता है। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किसी टाइम से काम चल रहा होगा तो विल हैव बीन का यूज होता है। ये पूरा का पूरा एक मास्टर सिस्टम है जो लिटरली हर तरह के वाक्य को कवर कर लेता है। फाइनली हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, क्विक टेस्ट और प्रैक्टिस टाइम। तो अब तक हमने काफी थ्योरी और रूल्स देख लिए। अब जरा चेक करते हैं कि ये वाकई काम करते हैं या नहीं। तो ये रहा पहला सवाल। एक बहुत ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर, यानी मैं एक पत्र लिखता हूं। अब जो मास्टर चार्ट का लॉजिक हमने अभी सीखा, उसका यूज करके इसे पास्ट टेंस में कैसे बदला जाएगा, सोचिए जरा। बिल्कुल सही, इसका जवाब है आई रोट अ लेटर। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगा है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बिना किसी एक्स्ट्रा कंफ्यूजन के ये रूल एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। चलिए अब एक और ट्राई करते हैं। उसी सेम सेंटेंस आई राइट अ लेटर को लेते हैं। अगर इसे फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में ले जाना हो तो वो जादुई चाबी यहाँ कैसे काम करेगी, क्या लगता है? और इसका सही जवाब है आई विल राइट अ लेटर। यहाँ हमने विल का इस्तेमाल किया है। अगर ये छोटे छोटे लॉजिक और शिफ्ट समझ आ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो ग्रामर का खौफ था ना, वो अब खत्म हो रहा है और टेंस का ये पूरा सिस्टम फाइनली कंट्रोल में आ गया है। आज के इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिस होमवर्क है। स्क्रीन पर एक बहुत ही आम सा वाक्य लिखा है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इसे मास्टर टेबल के रूल्स के हिसाब से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिएगा। सीरियसली, इस एक मास्टर चार्ट ने ग्रामर को रटने की जगह उसे लॉजिकली समझना सिखा दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ कुछ पैटर्न समझ लेने से सालों पुराना ग्रामर का डर भाग सकता है, तो भाषा के और ऐसे कितने अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। बस इसी सवाल के साथ आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।